स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो आज है 1 दिसंबर और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 1 दिसंबर 2023। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है जी। टोटलिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, ये आपका बिजनेस है, इसके बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है, ठीक है, सब एक्सटर्नल है इस बिजनेस को। ये अगर बिजनेस है तो बाकी सब एक्सटर्नल है। बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये सिंपल सी इस लाइन का मीनिंग। ये कई बारी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, कई बारी इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इफेक्ट कर सकती है। कई बार उस पर बिजनेस का कंट्रोल होता भी है कि कंट्रोल कर सकते हो, कई बारी कंट्रोलेबल नहीं होते और मोस्टली अनकंट्रोलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आ गया था तो सारे बिजनेस बंद हो गए, इस पर आपका क्या कंट्रोल था? ठीक है जी। एक्सटर्नल फोर्सेस पे आपका मैक्सिमम टाइम कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है। कॉम्पिटिटर ने मान लीजिए कोई एक अच्छी एडवर्टीजमेंट निकाल दी तो आप एडवर्टीजमेंट निकाल के उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो, चलो कंट्रोल कर लिया। बट कोरोना को, अर्थक्वेक को, सरकार की कोई नीति आ गई, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है जी। और ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनी सच फोर्स, इसलिए इसको टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कहा गया। तो अब आपको अगर इतना भी याद हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्ट दोनों आते हैं। हाँ जी। डायरेक्टली का मतलब क्या है? जैसे आपकी दुकान ही बंद होगी, वो डायरेक्टली है। इनडायरेक्टली क्या है? आपसे जो कस्टमर्स खरीदते थे, यानी जो दुकानें आपसे खरीदती थी माल, वो बंद होगी तो आपकी तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। ठीक है जी। इसके होते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस सिर्फ आपके लिए हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की स्कीम चेंज हो गई पढ़ाने की, तो उससे कोई जो लोहे की इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? उससे सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ेगी। बट जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया हर एक इंडस्ट्री के ऊपर, या कोई और स्कीम चालू कर दी, तो उसका इम्पैक्ट हर एक इंडस्ट्री पे पड़ेगा, चाहे अब वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, सिंथेटिक इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जो भी हो। तीसरे नंबर पे आता है इंटर रिलेटेडनेस। हर एक फैक्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। हर एक फैक्ट, हर एक एलिमेंट, वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है जी। चौथे नंबर पे आता है डायनामिक नेचर। एनवायरनमेंट जो है, डायनामिक मीन्स होता है चेंजिंग। डायनामिक मीन्स क्या है? हमेशा जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? सेम रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या सेम रहेगा हमेशा? हर पल बदलता रहता है। क्यों? कॉम्पिटिटर बदलते रहते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बदलती रहती है, एंड इवन बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। अनसर्टेन। अब एक बात बताओ, कोई चीज चेंज होती रहेगी तो पॉजिटिवली चेंज होगी हमारे लिए, नेगेटिवली चेंज होगी, वो कैसे पता हमारे को? बात समझ में आई? तो ये अनसर्टेन रहती है। ठीक है। इट इज लार्जली अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। क्लियर है बात? इसके बाद अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यों बोलोगे? कॉम्प्लेक्स मीन्स है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसिस्ट है, कंसिस्ट नहीं है, कंसिस्ट ऑफ मैनी फोर्सेस, और जो कि क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी। पहली बात तो बहुत सारे फोर्स ऊपर से चेंज होते रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो आप देखोगे पिछले 3 पॉइंट ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है। ठीक है जी। इसका इम्पैक्ट ईच एंड एवरी फोर्स का आपकी बिजनेस पे लगा पाना, कि भाई क्या इम्पैक्ट होगा, ये फाइंड आउट कर पाना, इट्स नॉट इजी। 7वें नंबर पे आती है रिलेटिविटी।
आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हो तो अलग अलग बिजनेस फोर्सेस का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेबर के कानून है वो इतने स्ट्रिंजेंट है जितने ऑस्ट्रेलिया में होंगे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप अपनी लेबर से काम कराना हो तो कैसे कराओगे? उनसे प्यार सी बात करके करा सकते हो, इवन रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और यहाँ पे 6 गाली 2 लाफे देन आप काम कराते हो हैं? ऐसे करा रहे हो ना तुम गंदे लोगों को। ठीक है, तो अब ये 7 पॉइंट्स हो गए हमारे किसके, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के 7 पॉइंट्स है। इनको फटाफट लर्न कर लेंगे हम, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अब करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इनेबल्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपकी फर्म को अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ढूंढने पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको बस उन्हें देखना है और उनका सबसे पहले एडवांटेज उठाना है। द फर्स्ट मूवर इज द फर्स्ट मूवर। ठीक है जी। रियल बिजनेस उसके अंदर सबसे बड़ा फर्स्ट एडवांटेज का एग्जांपल है डोमिनोज। डोमिनोज और पिज्जा हट के अंदर काफी राइवलरी थी एंड डोमिनोज काफी पीछे था पिज्जा हट से, बट एक उन्होंने एडवांटेज देखा कि लोगों को घर में बैठ के खाना खिलाना चाहिए एंड दे फाइंड आउट कि भाई घर में जो अगर हमने खाना पहुंचा दिया, फ्री होम डिलीवरी कर दी तो हमारा काम बढ़ेगा। एंड यस, उनका काम बढ़ा। ठीक है जी, उनकी फ्री होम डिलीवरी काफी काम आई। सो अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड होते हैं गाइस। पॉजिटिव होंगे ना भाई, अपॉर्चुनिटी तो पॉजिटिव होती है। और यही थ्रेट्स क्या होंगे? नेगेटिव एक्सटर्नल थ्रेट्स ट्रेंड्स। इनको नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स कहेंगे। ठीक है, तभी वो थ्रेट है। अब ये क्या करेगी? हेल्प करेगी टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अंदर का याद हो गया। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है और जो फर्म्स इसको स्कैन कर लेती है अर्ली स्टेज पे और इसका फायदा उठा लेती हैं, दे मेक अ होल लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल पेटीएम। सबसे पहले भाई कैशलेस होने के पीछे और मोबाइल फोन के अंदर पैसा लाना वो किसने स्टार्ट किया? पेटीएम ने किया। ब्रदर कंपनी की वैल्यूएशन तो आ गई भाई, जो मालिकों ने स्टार्ट किया उन्होंने तो बहुत पैसा कमा लिया कि नहीं? क्लियर है बात? इसके बाद इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यही एनवायरनमेंट में आपको थ्रेट्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, 2-3 साल पहले सीयूईटी का स्टार्ट हुआ। आज भी पेरेंट्स लोग क्या है, सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं कि भाई सीबीएसई में नंबर आ जाए, जबकि सीबीएसई के नंबर कहीं काम करेंगे? अब आंसर है बिग नो, नहीं काम करेंगे। क्या काम करेगा? सीयूईटी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हम अब सीबीएसई पे कम फोकस करके सीयूईटी की पढ़ाई करा रहे हैं, वो भी सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नीश में जाके कि पढ़ाएंगे तो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है ना? और सीयूईटी पढ़ाएंगे। सीयूईटी के सारे टॉपिक अब यहाँ पे जितनी भी बिजनेस इको अकाउंट्स हो गया वो सीयूईटी की तरह से हो जाएगी। ठीक है ना भाई? तभी ये जो हमारा सीबीएसई वाला मैटर हम आपको अपलोड करके दे रहे हैं। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? अब थ्रेट क्या है? आने वाले टाइम में ना इकोनॉमिक्स काम आनी ना बिजनेस काम आनी सीबीएसई की, मतलब थ्योरी वाइज। हाँ, स्कूल में नंबर लाने तो स्कूल में पढ़ ही रहे हो। ये आईआईटी की तरह हो जाएगा कि बच्चे अब जो है स्कूल छोड़ छोड़ के सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज कॉलेज तो सीयूईटी के बेसिस पे मिलना है। बात समझ में आई? पढ़ाई तो वही है, बस सीयूईटी में हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई कराएंगे, यहाँ पे अब थ्योरी टाइप करा रहे हैं, सब्जेक्टिव वे में करा रहे हैं। ठीक है भाई? तो आपको थ्रेट्स भी मिल जाते हैं, या फिर आपने देखा आसपास जो है ना काफी सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं तो आप अपनी प्राइसिंग में कुछ फर्क ला सकते हो। क्लियर है बात? इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। इट हेल्प्स इन टैपिंग। आप जब एनवायरनमेंट में स्कैन करते हो तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल वर्ड्स में तुम्हारे को जो समझ में आए, देखी कोई यार मौके की जगह पे बढ़िया प्रॉपर्टी मिल रही है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में बड़ी कस्टमर आएंगे,
यहाँ यार दुकान लेके डाल देते हैं। ये है सिंपल सा लॉजिक। इट हेल्प्स इन चेंजिंग विद कॉपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। क्या होता है? रैपिड चेंजेस से कॉप अप करने में हेल्प करती है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक इन नेचर। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा हमने। इससे कॉप अप कैसे करते? देखो भाई, मैं अगर फ्यूचर को थोड़ा सा देख पाया और मैंने ये समझा कि भाई आने वाले समय में सीयूईटी का बोलबाला है, एनवायरनमेंट तो चेंज हो ही रहा है, मैंने उसको देखा, स्कैन किया। अब स्कैन करने का फायदा क्या हुआ? अब मैं अपने आप को धीरे धीरे सीयूईटी में ला रहा हूं ना। हमने पिछले साल स्टार्ट किया है, एसआरसीसी में एक बच्चा पहुंचाया, ठीक है जी, पहले साल में। क्लियर है बात? सो नेक्स्ट ईयर हमने और अच्छे से मेहनत करी, और मैटर प्रिपेयर किया, और तरीके प्रिपेयर करे, और टीचर्स को ज्वाइन करा। इसके बाद अब इस साल से हमने क्या बनाया कि भाई सीयूईटी में और तहलका मचाना, और ज्यादा बच्चों के रिजल्ट्स लेके आने और अच्छे रिजल्ट्स लाने। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं? रैपिड चेंजेस से कोप अप कर रहे हैं। कैसे कर पाए? क्योंकि हमने कोप अप कैसे कर पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो पीछे मैंने एग्जांपल दिया वो इसके अंदर भी भाई देखो, अब आपको पता चल गया है कि भाई फ्यूचर चेंज हो रहा है, फ्यूचर में हमारे को क्या क्या करना चाहिए कोप अप करने के लिए। तो उसके लिए क्या आपको अपनी प्लानिंग चेंज नहीं करनी होगी? अच्छा, प्लानिंग चेंज करने के लिए मैटर कहां से पता लगा? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को स्कैन किया है, तभी तो पता लगा। ठीक है जी। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसीज अपनी नहीं बनाई। अब हमने क्या पॉलिसी बनाई है? सीयूटी की हमने पॉलिसी बनाई है कि भाई अब जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा, सीयूटी की तैयारी पूरे साल होती है, तो अब से हमने मंथली पैकेजेस हमारे बंद कर दिए, अब ओनली ईयरली पैकेजेस मिलेंगे लोगों को। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एक ईयर पैकेज, उसके अंदर सीबीएसई और सीयूटी सब ठूस देंगे। बच्चा आएगा, शांति से पढ़ेगा, और अपने बढ़िया रिजल्ट भी सीबीएसई में भी लेके आएगा और एसआरसीसी में भी जाएगा। क्लियर है बात? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है ना? इसके बाद इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। कैसे इंप्रूव होती है? ये लास्ट 3 पॉइंट्स में एग्जांपल मेरे पास एक ही है। अब हमने क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने नए बच्चे और एडिशंस हो, हमारे रेवेन्यूज और बढ़ जाएं, रेवेन्यू बढ़े ना बढ़े, हमारे रिजल्ट्स बढ़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके फरीदाबाद के अंदर। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? और एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर में हमारा नाम होना चाहिए। सस्ती एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन। अब लूटपाट नहीं होगी फरीदाबाद के अंदर। 4,000 रुपए में अकाउंट पढ़ा ठीक है जी। इस साल पढ़ा रहे हैं, अगले साल सिर्फ 2500 रुपए में अकाउंट सीखो बिजनेस इंग्लिश। 625 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ की क्लास मिलेगी। ठीक है जी। ये नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम कर रहे हैं, यानी रेवोल्यूशन बैच, ऐसे नहीं रखा उसका नाम मैंने। तो भैया मैं दिसंबर में 10,000 रुपए दे देता हूँ आपको। ठीक है भाई, नहीं वो नेक्स्ट सेशन से कर रहे हैं भाई। सोचो ना, अब आएगी रेवोल्यूशन की नहीं आएगी? बात समझ में आ गई? इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग। अब हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रहे हैं? हम अपना मैटर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बच्चों को एजुकेशन फ्री में ही मिल जाए, उसके लिए यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स सॉर्टेड फॉर्म में प्रिपेयर करके दूंगा। क्लियर है बात? ठीक है जी। नहीं, इलेक्शन वाली बात नहीं है, तो बस बात में बात निकल आई, तुम्हारे को समझ में भी आ गई। ठीक है जी। तो आप जब क्लोजली मॉनिटर करते हो, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हो, तो आपको छोटे छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एनवायरनमेंट पे मिलने लगता है। मैं इतने टाइम से परेशान हो रहा था कि यार, मैंने कहा बच्चों को सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है, पर बच्चे तो सीबीएसई में रहते हैं, इंडल्ज्ड। तो अब मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम क्लास में सीयूटी पढ़ाएंगे, जितना भी सीबीएसई करना ऑनलाइन कर लो। तो समझ में आ गई? क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप, थ्योरी टाइप आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाए। क्योंकि देखो, क्लास में आपको आना होता है, कितना ही समय निकाल पाते हो? वीडियो तो फिर भी 1.5x 1.75x पे देख लेते हो, फटाफट काम हो जाता है, डन हो जाता है, घर में कभी भी आप पढ़ सकते हो।
भाई रात को 11 बजे मन कर रहा है बच्चों का पढ़ने का, 11 से 2 पढ़ना है, वीडियो उठाओ और अपना पढ़ना शुरू कर दो। तो हमने क्या करा, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया और अपने आप को एडजस्ट किया उस हिसाब से। क्या आगे इन्वायरमेंट को कहती है, अब हमारे बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लासेस उनकी ऑन अकॉर्ड पे उनको मिलेगी, जब उनको पढ़ना है तब वो पढ़े। और हमारी क्लासेस यूटी चलेंगी चलेंगी, क्लास में आके आप डाउट भी पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब 6 पॉइंट है, फटाफट याद कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं पूरा पूरा पॉइंट याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक जस्ट वो फ्लो चार्ट टाइप, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी पहला पॉइंट था, एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा पॉइंट क्या था, सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। भाई थ्रेट्स है, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स बन जाते हैं वो। आप पूरा पूरी लाइन याद करना। तीसरे नंबर पर कौन सा पॉइंट था भाई? तीसरा वाला पॉइंट कौन सा था भाई? हाँ, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, टैपिंग। इसके बाद तीनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड थे। चौथा पॉइंट क्या है, पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है जी। और कॉपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। भाई जो लगातार भयंकर चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, देखते रहो और अपने आप को चेंज करते रहो। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, याद हो गया कि नहीं हुआ? पहले ये जितना मैंने लिखा है इसको लिखो, फिर ये पूरा पूरा हेडिंग हेडिंग याद करो, फिर अंदर का एक बार ही पढ़ लेना, अपने आप बना के लिख ही दोगे। ठीक है जी। डायमेंशंस ऑफ जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट, 5 डायमेंशन है इसके अंदर। एक इकोनॉमिक है, एक पॉलिटिकल है, सोशल है, लीगल है और टेक्नोलॉजिकल है। ठीक है जी। इकोनॉमिक के अंदर अब आपको समझ में आई कौन सी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सिर्फ जो हमारे जैसे इन्फ्लेशन रेट लिखा है जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, या फिर ये जो हमारे मेन एक्सपेक्ट्स है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, आपको इनको पढ़ना है, इनको दिमाग में रखना है। आपकी केस स्टडी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। केस स्टडी में ही तो फाइंड आउट करना हो कौन सा एनवायरनमेंट है, और उसके लिए जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो यही है, ये सब। ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस चीज से बना हुआ है, हमारे जीडीपी में क्या है, मतलब जीडीपी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, अगर ऐसी बात है तो कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है। लोगों के पास टैक्सेस कितने लग रहे हैं, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। ठीक है, ये सब कुछ का पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है जी, ये सब किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ये सभी इंपैक्ट करते हैं एक बिजनेस को। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो मेरे सारा रॉ मटेरियल महंगा, रॉ मटेरियल महंगा तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम। ठीक है, और एकदम से तो रेट नहीं बढ़ा सकते आप। ठीक है, तो हाउ टू टैकल इट, वो फिर हमें अब स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों से डील करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हो गई, ये अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, ये फाइंड आउट करने को आएगा कौन सा एनवायरनमेंट है। क्लियर है बात? इसके बाद क्या मतलब, कहाँ है? अच्छा, ये भाई आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैसे चल रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो भाई वो किस टर्म्स में आप निकालते हो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन जीडीपी। ठीक है, तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ोगे अच्छे से हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिख दिए कैप्स में, इसको बोल्ड कर देता हूँ। आपके देश के ट्रेडिशंस, आपकी वैल्यूज, आपके सोशल ट्रेंड, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन भी बिजनेस के ऊपर टोल करती हैं। अभी टाटा का आईपीओ निकला, टाटा टेक का, एंड इट इज 2.5 टाइम्स हायर रेट पे खुला। 2.5 गुना लोगों ने 30,000 लगाए, उनके 75,000 हो गए। क्यों? सोसाइटी टाटा से क्या एक्सपेक्ट करती है, हमेशा गुड वैल्यूज, गुड वर्क, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करती है एक कंपनी, वो कौन सी है, टाटा, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन इम्पैक्ट कर गया कि नहीं कर गया?
अभी मामाअर्थ का आईपीओ बिक गया पूरा, बिक नहीं सकता था, इतना महंगा था, बट क्या कि ये सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाते हुए, ठीक है, जो हमारे को हार्म करे, तो इसलिए वो और आप देखोगे दिवाली के टाइम पे हमारे देश में ज़्यादा सेल्स होती है कि नहीं होती, तो ये हर चीज़ को इम्पैक्ट करना, मतलब कि कंसिडरेट करना पड़ता है ना हमें। इसके बाद वैल्यूज़ आ जाती है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारे कस्टम्स क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है। अब देखो साउथ के अंदर चीज़ें अलग बिकती होंगी, जबकि नॉर्थ के अंदर चीज़ें अलग बिकती होंगी, बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि नहीं है। साउथ के अंदर सलवार बेचो आप, पटियाला सूट बेचो, बिकेगा नहीं बिकेगा। वहाँ सिंपल चीज़ें बिकती है, और वही सिंपल चीज़ें पंजाब में जाके बेचो, कहेंगे क्या है, क्या कूड़ा, ठीक है ना। यहाँ बिकते एकदम चमकीला, एकदम बढ़िया सा, एकदम लहरते हुआ कपड़े, ठीक है ना, वहाँ नाम लिखता है, मतलब यहाँ नाम लिखता है वहाँ नहीं। तो वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और भी क्या हो सकती हैं चीज़ें इसके अंदर। अब आपको ये बोल दिया गया कि भैया अब सरकार ने मैन और वुमेन को इक्वल वेजेस देने का तय करा है, हर कंपनी को बोला है कि अगर आप इस सेम काम करा रहे हो सेम वेजेस देनी है। ये भी क्या है, सोशल इंडिकेटर नहीं है मैन एंड वुमेन में, हम जब डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैन एंड वुमेन, सरकार ने कहा तो पॉलिटिकल नहीं है। सरकार ने कहा तो पॉलिटिकल नहीं अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैन एंड वुमेन का केस अगर आ रहा है और सरकार ने कहा है, तो देखो अगर कोई लॉ पास हुआ है तो वो भी सरकार ने लॉ पास कराया है, लेकिन वो लॉ वाली चीज किस में आ जाएगी, फिर वो लीगल में आ जाएगी। समझ में आ गई, वो लॉ वाली चीज किस में आ जाएगी। हाँ, ये ठीक है जी, वो पॉलिटिकल में नहीं आएगी। पॉलिटिकली का मतलब है पीस, स्टेबिलिटी का। अगर आपकी गवर्नमेंट पीस में है, मतलब पीस बनी हुई है देश के अंदर, स्टेबल गवर्नमेंट है। अभी बार बार क्या बात चल रही है, स्टॉक मार्केट तब बढ़ेगा जब मोदी सरकार दोबारा जीतेगी, क्योंकि मोदी सरकार दोबारा जीतने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, पीस बनी रहेगी। कोई और सरकार आएगी, वो क्या करेगी, सबसे पहले तो जो मोदी सरकार ने अपने नेता वगैरह जो भी अपने बिजनेसेस सेटअप करवाए हैं अपने, उसमें बाहर के देशों को कोलैबोरेट किया है, तो उनको तो अपने पैसे के लिए डर लग रहा है ना, कि अगर मोदी सरकार नहीं आई तो कोई नई सरकार आई, वो हमारे फेवर में काम करती है कि नहीं करती है। भाई मोदी सरकार जिस तरह का प्रोएक्टिव रोल अपना रही है इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, अब अगली कांग्रेस सरकार आती है, आपकी सरकार आती है सेंटर में, तो वो उतना प्रोएक्टिवली काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द आवर। तो तब तक पैसा नहीं आएगा इंडिया में। और जैसे ही मोदी सरकार, अब देखो एग्जिट पोल कल बढ़िया चला, लोगों को समझ में आ गई, कल ही मार्केट जो है 20,000 निफ्टी पार हो गया। समझ रहे हो इन चीजों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। देखो लॉस तो पास ही गवर्नमेंट करवाती है ना मैक्सिमम टाइम्स, तो गवर्नमेंट का आने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, वो फिर आपके लीगल एनवायरनमेंट के अंदर चीजें आएंगी जहां भी लॉ वाली बातें आ जाएं। क्योंकि देखो या तो गवर्नमेंट उन लॉस को एनेक्ट, मतलब कि बताएंगी कि हमें ये लॉ चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसको पास करेगा, भाई उसमें रोल तो गवर्नमेंट का रहता ही है ना। क्लियर है बात। इन दोनों में बड़ा अच्छा डिफरेंस आपने करना है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, आपने जो है ना ब्लैक टीवी से कलर टीवी पे आए, कलर टीवी से एलसीडी एलईडी पे आए, ठीक है, फाउंटेन पेन से जेल और बॉल पेन्स पे आए, तो ये आपका एग्जांपल्स रहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। ये सिंपल है। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही किस में आएगी, लीगल और पॉलिटिकल में। तो मैंने आपको क्लियरली समझा दी, जहां भी सुप्रीम कोर्ट का नाम आ गया, लॉज का नाम आ गया, तो वो पॉलिटिकल नहीं, वो लीगल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है, बताओ मुझे। अभी समझा रहा हूं, पीस, स्टेबिलिटी जैसे पॉइंट्स पॉलिटिकल में आएंगे। आप कुछ मत करो, आप बस इसका ये जो एग्जांपल्स है ना, बस इन एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ लो, आपकी केस स्टडी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बात। ये नहीं करना। इसके बाद आखिरी पॉइंट करेंगे, डीमोनेटाइजेशन का। वो करनी है। ये तो ये नहीं आ रहा हमारा। कर लो फिर भी।
पढ़ाया नहीं कभी स्कूल में, एक बार 5 वो पढ़ाया लीगल, वो नहीं ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब। डिमोनेटाइजेशन, इसमें ये आप सबको पता है, इट इज द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कैंसिल द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ ओल्ड 500 and 1000 रुपीज नोट्स। ये आप सबको पता है मेरे प्यारे मित्रों। आज रात 8 बजे से भारत देश के अंदर 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं होंगे। तो देश में खुशी की लहर तोड़ पड़ी। आपको वो हुआ था कि अब क्या करूंगा, इतने पैसे कहाँ ले आऊंगा? मेरे पास पैसे थे ही नहीं, जेब में 2 500 के नोट थे, उनको भी लेके डोल रहा हूँ। वो भी मैंने रख ली, मैंने कहा काम आएंगे आगे दिखाने के अपने बच्चों को, देखो पहले एक क्रंच चलती थी। यू विल नॉट बिलीव, हमारे घर में लोगों ने हर किसी के घर में बैंक के अंदर 2.5 लाख रुपए डाले, हमने 1 रुपये नहीं डाला, था ही नहीं। क्यों, क्या होता? 2.5 लाख तो वो था। अरे 1.5 लाख क्या बात कर रहे हो? कि आप 2.5 लाख रुपए को, जो आपके पास 500 1000 के नोट है, वो आप 2.5 लाख रुपए डाल सकते हो मैक्सिमम, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैंने वो भी नहीं डाला, मेरे पास था ही नहीं। ये कहना चाह रहे हैं वाइट था, जो था बैंक में पहले से था, हमने एडिशन उस टाइम पे कोई भी 1 रुपए का भी नहीं किया। जिनका बैंक में पैसा पड़ा था उनका तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, जिनका सिर्फ कैश पड़ा था उन्हें दिक्कत हुई। ठीक है जी, वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे मेरे पापा को वो थे। बेटा रिकॉर्डिंग पे हूँ मैं, कहीं पापा पे वो रेड ना पड़ जाए तेरे। हाँ, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, फिर घर में मेरे को गालियां दे रहे हो। पिछले कंपनी में 1 लाख कैश मिलता था। बस अब तू गया। अब ये मेरे से पूछेंगे कौन है, मैं तो बिना थप्पड़ खाए बता दूंगा। भाई ये आदमी ये था, इसके पापा ये थे, कंपनी इनको ही पता है, इनको मारो अब थप्पड़। वो तो कंपनी लिक्विडेट हो गई। छोड़ो, है भी लॉयर, हाँ, पता नहीं कौन से केस के चक्कर में किससे कंपनी बंद हो गई। मेरे से को पूछा मैं बता दूंगा भाई, बिना थप्पड़ कौन खाए। आपकी वीडियो देख रहा है पहले तो? कभी कोई इनकम टैक्स वाला देख ले भाई। पुलिस वाले डीमोनेटाइजेशन क्या था भाई? एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। पीपल विद ब्लैक मनी, इसको लिख लो भाई, पेपर में आएगा ये। हमारा तो कट गया, कैसे आता है? अजी ऐस कैसे कट गया? सबका ही फिर होगा। हैड टू डिक्लेयर, कौन कह रहा है वो? मैं जब कह रहा हूँ आएगा तो आएगा। देयर अनअकाउंटेड वेल्थ, इसको देखिए 2 महीने में रजनीकांत तो अब वो भेज दिया भाई किसी और को। एंड पे टैक्स एट अ पेनल्टी रेट। बेटा मैंने पढ़ाई करा रहा हूँ, आप काइंडली इसको लिखना चालू करो, पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है जी, ये क्यों करा गया? टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लाइंस। टैक्सेस बढ़े कि नहीं बढ़े सरकार के पास? यस बढ़े। बड़े बहुत बड़े। तो एक चीज बताओ, जो पैसे इन पे पकड़े गए लोगों के, वो ये पैसे को करते क्या, जला देते हैं? नहीं, सरकार अपने यूज में ले लेती है। सीज कर लेते हैं। नहीं वो रुपए तो चले डीमोनेटाइजेशन इंक्रीज्ड बैंक डिपॉजिट्स, क्योंकि हम सब ने अपना पैसा बैंक में डाला तो पैसा बैंक डिपॉजिट्स बढ़ने लगा, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक्चुअली में आने लगा। चौथा, इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग कैशलेस सोसाइटी। कैशलेस सिस्टम बन गया नहीं बन गया, तब से तो ये हम पेटीएम वगैरह बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो ये आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया। चलता ही है। बहुत है, 4 नंबर से ऊपर तो क्या ही आएगा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये नहीं है।